तो बच्चों, आज हम लोग पूंजी का कृषि में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पूंजी की परिभाषा, पूंजी की विशेषताएं, पूंजी का वर्गीकरण, पूंजी का महत्व आदि जो टॉपिक पूंजी से संबंधित था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, पूंजी का कृषि में क्या महत्व है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां 70% जनसंख्या गांव में रहती है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, और इतनी बड़ी जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, अगर कृषि का विकास नहीं होगा तो 70% जनसंख्या जो गांव में रहती है उनका विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा। वर्तमान में देश में जो जीडीपी होता है उसका 14% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसका महत्व इसी से लगाया जा सकता है। और कृषि में जो भी सामान उत्पादित होता है, बहुत से इंडस्ट्री है जो कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करती है, जैसे जूट उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब अपना कच्चा माल ही चलाती है। इंडस्ट्री में बनने वाले जितने बहुत से जो मशीनें होती हैं उनका खपत कृषि में होता है, तो अपने मांग के लिए कृषि पर निर्भर है। तो पूंजी का कृषि में क्या महत्व है, इसे हम 3 बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है विभिन्न कृषि कार्यों के लिए पूंजी, यानी कृषि जब किसान खेती करता है, आरंभ करता है, तो उसे पग पग पर हमेशा पैसे की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब पैसा, मुद्रा की आवश्यकता होती है, जैसे जमीन खरीदना, कृषि यंत्र खरीदना, नलकूप बनाना, रासायनिक खाद खरीदना, कीटनाशक खरीदना, यानी हमेशा उसको पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के वह कृषि कार्य नहीं कर सकता है। जब वो कृषि कार्य नहीं करेगा, अथवा या ये हम मान सकते हैं कि वो कृषि एक आजीविका के रूप में कृषि करता है, यदि वो कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहा है, यदि वो संकर किस्म का बीज का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसकी खेत की जो पैदावार क्षमता होगी वह कम हो जाएगी। तो पहला यह है कि विभिन्न कृषि कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है हरित क्रांति। पूंजी का कितना अधिक महत्व है यह भारत में हरित क्रांति से स्पष्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। इसको हरित क्रांति क्यों कहा गया था, इसके हम थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे जाएंगे तो स्पष्ट पता चल जाएगा। जब भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 5 करोड़ टन था और देश की आबादी 36 करोड़ थी, और हम खाद्यान्नों के लिए और अपने लोगों के भरण पोषण के लिए हम दूसरे देश पर निर्भर थे, और हम अमेरिका से गेहूँ आयात करते थे। लेकिन अमेरिका से गेहूँ आयात करने में एक बार अमेरिका ने मना कर दिया, यहाँ से लो क्वालिटी का गेहूँ आ रहा था। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कह दिया था कि हम सप्ताह में 1 दिन खाना नहीं खाएंगे और हम कृषि को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उन्होंने उनके प्रयास से ही, जो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ। और ये शुरुआत 1967-68 से हो गया था। इसके पहले 1960 और 61 में एक पायलट परियोजना के रूप में कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया था। लेकिन 1967-68 से यह एक वैज्ञानिक तरीके से शुरुआत हो गया। इसमें हुआ क्या कि हम लोगों ने खेती में संकर किस्म के बीज का प्रयोग किया, मानसून पर जो कृषि की निर्भरता था उसको खत्म किया गया, कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, कीटनाशक का प्रयोग किया गया, कृषि में बैलों की तुलना में जो खेतों से जो खेत में जुताई की जाती है उसके स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, कटाई के लिए भी मशीनों का प्रयोग किया गया। तो यह देखा गया कि उसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत अत्यधिक वृद्धि हुई, और सबसे अधिक वृद्धि गेहूं और चावल में हुआ। और आज उसी का प्रयास है कि आज भारत खाद्यान्नों के उत्पादन में
निर्भर हो गया है और 28 करोड़ टन खाद्यान्नों का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। कि हम अपने 125 करोड़ जनसंख्या को भारत द्वारा खाद्यान्नों को तो उपलब्ध कराया जाता है, दूसरे देश को हम निर्यात भी करते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह कैसे हुआ? ये पूंजी के द्वारा हुआ। हरित क्रांति जो भारत में शुरुआत हुई थी उसमें पूंजी का बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ और पूंजी के द्वारा भारत आज कृषि में, आज खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन अभी व्यापक रूप से अभी कृषि का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ, अभी इसमें और अधिक पूंजी चाहिए। लेकिन पूंजी का महत्व स्पष्ट हो गया कि जब पूंजी का हमने प्रयोग किया तो हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। तीसरा है भारतीय कृषि तथा पूंजी। तीसरा महत्व है पूंजी का भारतीय कृषि में क्या महत्व है। हमने ये बताया कि भारत हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। क्यों? हरित क्रांति में सबसे अधिक योगदान किसका था? पूंजी का था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जैसे दलहनी फसलों में अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, अभी भी किसान आत्महत्या करते हैं। तो भारतीय कृषि क्या हुआ? भारतीय कृषि में अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उससे कम है। कुछ राज्य कृषि बहुत आगे हैं, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ। लेकिन बहुत से बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हुआ। अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अभी कृषि का बहुत अधिक समुचित विकास करना आवश्यक है। और भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है, अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई खाद्यान्नों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको बढ़ती हुई खाद्यान्नों की मांग को पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया जाना आवश्यक है। एक अनुमान है कि 2050 तक भारत में 50 करोड़ टन खाद्यान्न चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी हमारी लगातार उसी तरफ बढ़ रही है। भूमि का आकार तो बढ़ना नहीं है, जो निश्चित जो एरिया है उसी में हमें खेती करना है, सघन खेती करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना होगा, संकर किस्म के बीज का प्रयोग करना होगा। कृषि पर जो मानसून की निर्भरता वर्तमान में 45% है, उसको हम और उसको निर्भरता को 45% अभी सिंचित भूमि है और जो 55% है वो मानसून पर निर्भरता है। जो निर्भरता है उसको खत्म करना है, उसको है कि हम मानसून पर निर्भर न रहें, इसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में फ्लक्चुएशन ना हो। तो इसके लिए पूंजी चाहिए। रासायनिक खाद का प्रयोग करना, कृषि में मशीनीकरण का करना, इसके लिए हमें पूंजी चाहिए, तभी हम खाद्यान्नों का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। तो भारत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए, किसानों की गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए, उनको सस्ती दरों पर धन उपलब्ध कराने के लिए, ऋण उपलब्ध कराने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, जिससे हमारी भारतीय कृषि उन्नत हो सके। जब भारतीय कृषि उन्नत होगी तो गांव में रहने वाली जो लोग जनसंख्या जो निर्भर है उनका भी विकास होगा, जिससे भारत का विकास होगा। तो ये परीक्षाओं में कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जाता है, और चूंकि आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आगे ही पूछा जा सकता है। तो ये आप 3 बिंदुओं से इसको स्पष्ट कर सकते हैं, टिप्पणी के रूप में आता है। अगर आपने 8 लाइन 9 लाइन इस पर लिख लिया, इस रेटिंग जितना हमने बताया, तो उससे आपको आसानी से नंबर मिल सकता है। 4 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में संभावना कम है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा, जो पूंजी का कृषि में क्या महत्व है। एक थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है जो एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है, पूंजी और धन में क्या अंतर है, धन और पूंजी में क्या अंतर है। तो हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता दे रहे हैं। धन का अर्थ व्यापक और विस्तृत होता है। धन कोई भी चीज हो सकता है जिसकी वैल्यू होती है, लेकिन पूंजी का अर्थ धन की तुलना में संकीर्ण होता है और उतना अधिक विस्तृत नहीं होता है। पहला अंतर ये हो गया कि धन का जो अर्थ होता है व्यापक और विस्तृत होता है, लेकिन पूंजी का अर्थ संकुचित और संकीर्ण होता है। दूसरा है कि समस्त धन जो होता है पूंजी नहीं होता है, लेकिन समस्त पूंजी धन होता है। ये दूसरा अंतर हो गया। फिर तीसरा अंतर है कि धन के अंतर्गत मनुष्यकृत और प्रकृतिकृत दोनों को शामिल करते हैं। हमने बताया धन क्या होता है, धन का मतलब जिसका वैल्यू हो, जिसकी कीमत हो। जैसे हमारे पास
जंगल है, लकड़ियाँ हैं, उसकी वैल्यू होती है, तो वो भी एक तरह से धन में आ जाएगा। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, कंप्यूटर है, तो वह भी धन में आ जाएगा। तो एक मनुष्य निर्मित होगा धन, एक प्रकृति निर्मित होगा। प्रकृति निर्मित जो होती है वो भी धन होता है। जिसके पास जमीन है वो मनुष्य, वो प्रकृति निर्मित है, उसकी वैल्यू होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो मनुष्य निर्मित पूंजी होती है। दोनों से हम पैसा कमाते हैं। लेकिन जो पूंजी होता है, पूंजी की विशेषता होती है, वो मनुष्य निर्मित होता है। जैसे कंप्यूटर हुआ, मशीन हुआ, उपकरण हुआ, ये सब क्या हुआ? ये सब मनुष्य निर्मित होता है। फिर लास्ट होता है कि धन और पूंजी का अंतर को डिफाइन करने के लिए धन और पूंजी का अंतर धन के प्रयोग और उद्देश्य पर निर्भर करता है। हम उसी धन को पूंजी कहते हैं जिसका प्रयोग उत्पादन कार्य में होता है। तो पूंजी में क्या होगा कि पूंजी, हम उस धन को पूंजी कहते हैं जिसका प्रयोग उत्पादन में होता है। तो लास्ट अंतर ये होगा, धन और पूंजी में अंतर उसके प्रयोग और उद्देश्य पर डिफाइन करेंगे। यदि किसी धन का प्रयोग उत्पादन कार्य में नहीं होता है तो उसको हम पूंजी नहीं कहेंगे। यदि धन का प्रयोग उत्पादन कार्य में होता है तो हम उसको पूंजी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। धन्यवाद।